तो बच्चों आइए हम लोग पहले पीछे के क्लास में जो पढ़े थे उसका कुछ फीडबैक लेते हैं। तो बताएंगे आप लोग फटाफट से, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? क्या कहते हैं? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अब बताइए कि हवा में, कहाँ पर? हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है वायु शीतलित के कारण। नहीं, सही बात है। तो बताइए कि वायु की चाल को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए कि विद्युत प्रतिरोध जो मापा जाता है वो क्या चीज मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। अब हम लोग आज की क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण है बैक की क्लास के जैसे ही। तो हम लोग देखते हैं, आपका पहला प्रश्न है द्रव्यमान। अब पहले ये बता दीजिए, द्रव्यमान से एक बात याद आ जाता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान का मतलब होता है मास, और मास मतलब एक तरह से समझिए भार। ठीक है, तो हम लोग जो किसी चीज़ को मापते हैं तो क्या बोलते हैं? यह कितना किलो हुआ, बोलते कि नहीं? यह 10 किलो हुआ, यह 20 किलो हुआ। यानी कि द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। अब ये बताइए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। अब ये बताइए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज के प्रश्न में। आपका प्रश्न है कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित किया था, किसने किया था? आइंस्टीन ने। ये भी क्वेश्चन आपका 9th क्लास का ही है कि द्रव्यमान और ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, द्रव्यमान और ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया, या द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध को किसने बताया? देखिए, इस प्रश्न को आपको दो तरीका से पूछ सकता है। पहला कि द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध के बारे में किसने बताया है, या द्रव्यमान एवं ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिएगा कि आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया है। द्रव्यमान और ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, मान के चलिए आइंस्टीन के बारे में एक प्रश्न और पूछता है। पता है क्या पूछता है? आप लोगों को पता है, बताते हैं। आइंस्टीन के बारे में पूछता है कि E बराबर mc² का फार्मूला किसने दिया? E बराबर mc² का फार्मूला किसने दिया है? तो याद रखिएगा, आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फटाफट से बता दीजिए कि E बराबर mc² का सूत्र किसने दिया? अब ये बताइए कि आइंस्टीन ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत में किसके किसके बीच में संबंध स्थापित किया है? बहुत अच्छा, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित किए हैं। किसने किए हैं? आइंस्टीन ने किए हैं। बहुत अच्छा, अब चलिए आगे चलते हैं। लिखा है कि भौतिक राशि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? देखिए, भौतिक राशि को काट दीजिए। ठीक, चुंबकीय प्रेरणा लिखा हुआ है, जो कि प्रेरणा गलत लिख दिया है। प्रेरणा में आकार को हटा दीजिए, आप प्रेरण याद रखिएगा। जैसे कि आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, पढ़े थे? तो वही है कि आपको वही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वो आपको टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। देखिए, चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? टेस्ला। अब देखिए, एक बात बताते हैं। चुंबक जब आपके सामने आएगा तो आप सोचिएगा कि सर तो हमको पहले क्लास में पढ़ाए थे कि यदि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा, और उत्तरी को उत्तरी से चिपकाएंगे या दक्षिणी को दक्षिणी से चिपकाएंगे तो वो हटेगा। तो मतलब हम लोग उसको जांच के देखेंगे। जांच के देखेंगे मतलब कि अंग्रेजी में टेस्ट करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? टेस्ट करके। तो टेस्ट से ही याद हो जाएगा आपको। क्या चीज याद हो जाएगा? टेस्ला। क्या चीज याद हो जाएगा? टेस्ला याद हो जाएगा। यानी कि चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक है वो क्या है? टेस्ला। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। कौन कौन से ध्रुव होते हैं? अच्छा, सजातीय ध्रुव में क्या होगा? सजातीय मतलब समान जाति के ध्रुव में क्या होगा? हटेगा। स्वजातीय में हटेगा और विजातीय में हटेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, रॉकेट का जब भी आप बात आ जाए, ठीक है, तो हम ये ट्रिक याद रखिए आप लोग कि रॉकेट देखे हैं, कल रॉकेट उड़ान लगाया था अपनी इस रास्ता होकर के, नहीं देखे थे?
देखिए नहीं देखे थे तो कोई बात नहीं, रॉकेट जिस समय उड़ान लगाएगा तो देखिएगा कि रॉकेट का मतलब होता है कि बहुत ऊपर ऊंचाई तक जाता है। अब बताइए आप घर से यहाँ तक आते हैं तो आपको प्यास लग जाता है, भूख लग जाता है, और रॉकेट में जो इतनी ऊंचाई पर गया होगा तो क्या उसको भूख प्यास नहीं लगेगा? लगेगा। इसलिए याद कर लीजिए, कभी भी क्वेश्चन में रॉकेट आ जाए तो समझिए रॉकेट में जाइएगा तो सामान सब बैग में लेके जाइएगा ना, किस में लेके जाएगा? बैग में। इसलिए बैग से याद कर लीजिए संवेग। अगर कहीं क्वेश्चन में रॉकेट आ जाए तो आंख को बंद करके आप लोग इतना ही सोचिएगा कि सर क्या बोले थे कि रॉकेट में क्या लेकर के जाएंगे? बैग में सामान लेके जाएंगे। क्या चीज में लेके जाएंगे? बैग में। इसलिए देखिए रॉकेट का कार्य का सिद्धांत जो है वो कौन सा सिद्धांत पर? संवेग का संरक्षण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? यानी कि रॉकेट जो काम करता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, या संवेग का संरक्षण सिद्धांत। ट्रिक क्या बताया, समझ में आया? रॉकेट में क्या लेके जाएंगे? बहुत अच्छा। अब चलिए, अब लिखा है पायरोमीटर का उपयोग जो किया जाता है किस में किया जाता है? ये क्वेश्चन आराम से याद हो जाएगा आप लोग को। देखिए लिखा है पायरोमीटर। कौन मीटर है? पायरोमीटर। कल आप लोग पढ़े थे एनीमोमीटर, जिसे क्या मापा जाता था? हवा का चाल, हवा की गति, हवा का वेग। ठीक है, तो उसी तरह से आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है पायरोमीटर। ठीक, अब मान के चलिए अभी आपको हम बोलेंगे कि आप घर जाइए, ठीक, और आप चप्पल खोल करके जाएंगे, स्लीपर को खोल के जाएंगे तो पैर से जाएंगे आप, तो पैर से जाइएगा तो आपके पैर में क्या लगेगा? मिट्टी लगेगा, और टेम्परेचर भी लगेगा ना, मतलब ताप भी लगेगा ना। ताप लगेगा मतलब तपत लगेगा। बात समझ में आ रहा है? मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तपत लगेगा, इसलिए याद कर लीजिए कि तपत कहाँ लगेगा? पैर में। यानी कि ताप को मापने वाला जो यंत्र है उसको हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पायरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उस ताप को मापने में। अगर जो टेम्परेचर जैसे रोड पर बढ़ेगा तो आपको तपत लगेगा, मतलब ताप लगेगा। कहाँ पर लगेगा? पैर में। इसलिए पायरोमीटर। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो बताइए कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु का चाल। और पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तापमान को मापा जाता है। क्लियर हो गया ना? तो बताइए E बराबर mc² का फॉर्मूला किसने दिया है? बताइए कि आइंस्टीन ने किसके किसके वजह से संबंध स्थापित किया है? बहुत अच्छा। चलिए अब आगे हम बैक के क्लास में चर्चा कर दिए थे कि न्यूटन का जो प्रथम गति नियम होता है उसी को कहता है जड़त्व का नियम। कल बताए थे न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर आपको पूछता रहता है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो याद रखिएगा जड़त्व के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अब देखिए एक बात बताते हैं, आपका जड़ कब ठीक होगा? कहने का मतलब, चलिए ये फर्स्ट मतलब प्रथम, फर्स्ट जीवन करेंगे, ये मतलब कि प्रथम श्रेणी से पास करेंगे। तो प्रथम करने के लिए इनको जड़ मजबूत होना चाहिए था ना, इसलिए याद कर लीजिए कि प्रथम कीजिएगा कब? जब जड़ मजबूत होगा तब। इसलिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही हम लोग किसका नियम कहेंगे? एक ही चीज याद रखिएगा, प्रथम करेगा वही जिसका जड़ अच्छा होगा। इसलिए याद कर लीजिए कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? अगर ऑप्शन में आ जाए जड़त्व तो याद रखिएगा जड़ वाला बात है ना, तो जड़ मजबूत होगा तो क्या होगा? प्रथम श्रेणी होगा। अगर प्रथम करना है तो अगर क्वेश्चन में आ गया प्रथम तो प्रथम करने के लिए तो जड़। बात समझे कि नहीं? ठीक समझ रहे हैं ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सरल लोलक का आवर्तकाल की चर्चा कल कर दिए थे कि पेंडुलम जो होती है घड़ी में जो डोलता है उसको पेंडुलम बुला आता है। पेंडुलम जो मतलब आता और जाता है, मतलब उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आने जाने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है 2 गुना हो जाता है तो उसकी लंबाई जो है सो कितनी हो जाती है? जरा क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। क्वेश्चन को इसको याद ही कर लीजिए आप लोग। अगर सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? 2 गुना जब हो जाता है तो उसकी लंबाई जो बढ़ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4 याद कर लीजिए, इसको बोल के याद कीजिए। बोलिए कि सरल लोलक, देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना होगा तो उसकी लंबाई 4 गुना हो जाएगा। देखिए बोलिए, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना होगा तो उसकी लंबाई 4 गुना हो जाएगी। फिर से बोलिए, इसको याद कीजिए। फिर से बोलिए, बताएंगे आप लोग क्या बताए? कहने का मतलब अगर सरल लोलक की लंबाई, सरल लोलक के आवर्तकाल को, किसको? आवर्तकाल को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया ना? चलिए बताइए कि जड़त्व के नियम को और कौन सा नियम कहते हैं? न्यूटन के प्रथम गति नियम। नहीं, आगे है ऐसा पदार्थ जिसका चुंबकन
जिसका चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो। देखिए बताए थे आप लोग को हम, जब विपरीत होगा, विपरीत मतलब उल्टा मतलब कि एक चुंबक का उत्तरी और एक चुंबक का दक्षिणी, तो क्या होगा? सटेगा ना, मतलब चिपकेगा ना। तो वही दिया हुआ है कि ऐसा पदार्थ जिनका चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग प्रतिचुंबकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन वही था, क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको घुमाया है, आंसर को, क्वेश्चन वही है, आंसर थोड़ा घुमाया है। प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चलिए, कैलोरी जो है वह किसका मात्रक है? कैलोरी जो है वह किसका मात्रक है? तो देखिए, कैलोरी आपको ऊष्मा का मात्रक है। किसका मात्रक है? कैलोरी किसका मात्रक है? ठीक है, कैलोरी किसका मात्रक है? चलिए देखिए, कैलोरी है। आप लोग कोई मूवी देखे होंगे तो माँ जो है ना अपने बच्चे को लोरी सुनाती रहती है, देखे कि नहीं देखे हैं? जी। तो देखिए, जैसे ही आएगा कैलोरी, तो कैलोरी मतलब लोरी सुनाएगी। जैसे कहानी होता है ना, उसी तरह से कहा था कि मतलब कि लोरी सुनाना, तो मतलब कैलोरी मतलब लोरी कौन सुनाएगी? माँ सुनाएगी। तो माँ से याद आ जाएगा उष्मा। बात समझ में कुछ आया? तो बताइए कि कैलोरी जो है वो किसका मात्रक है? कैलोरी किसका मात्रक है? उष्मा मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? गर्मी, हीट। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब है वाट घंटा जो है वो मात्रक है। वाट घंटा जो है वो क्या है? मात्रक है। और वाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। वाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। अब बताते हैं, देखिए, वाट और घंटा, ठीक है, आप जो बिजली यूज करते हैं उसका अगर कोई सामान हो तो उस पर देखिएगा लिखा रहता है KWH। क्या लिखा आता है? KWH। तो उसी W से होता है वाट और H से होता है आवर्स। H से क्या होता है? आवर्स। आवर्स मतलब क्या होता है? घंटा। बात समझे? क्या लिखा आता है? KWH। क्या लिखा आता है? KWH। तो जैसे ही याद रखिएगा कि किलोवाट घंटा रहे सीधे या वाट घंटा रहे तो वह किसका मात्रक होगा? तो ऊर्जा का। तो देखिए, बिजली से आप लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, तो बताइए बिजली से विद्युत बल्ब जो है किस ऊर्जा को किससे बदलता है? हम आपको गैस नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सा गैस बना रहता है, हम आपको पूछ रहे हैं कि विद्युत बल्ब जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ये प्रश्न आप में नहीं होगा, ये प्रश्न आपको नहीं होगा, लेकिन वही बताने वाले थे। आप में प्रश्न आप पढ़े होंगे विद्युत डायनेमो के बारे में, आप पढ़े होंगे विद्युत जनित्र के बारे में, लेकिन थोड़ा दिमाग की बात है। अगर कॉन्सेप्ट दिया होगा तो आपको पता होगा कि विद्युत बल्ब है, उसमें पहले आप क्या देते हैं? बिजली देते हैं। बिजली देते मतलब विद्युत ऊर्जा देते हैं। और जब विद्युत ऊर्जा देते हैं तो प्रकाश करता है। इसलिए याद कर लीजिए कि विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? नहीं समझ में आया? जी। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि ये मोमबत्ती जो है वो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है? मोमबत्ती विद्युत देते हैं, करंट देते हैं। मोमबत्ती जो बनता है वो एक केमिकल से बनता है, एक केमिकल से बनता है। इसलिए केमिकल का हिंदी क्या होता है? रासायन, यानी कि रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा बदलता है। और मोमबत्ती थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर भी देता है, मतलब कि थोड़ा ताव भी लगता है। इसलिए याद कर लीजिए कि मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और साथ में ऊष्मीय ऊर्जा भी देता है। बात समझ में आया? क्या समझ में आया? अगर आपसे पूछ दे मान के चलिए कि बताइए आप कि विद्युत डायनेमो जो है क्या चीज? डायनेमो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है? बताइए। बिल्कुल सही है। डायनेमो जो है वो आपको विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक, ठीक है। तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम चलते हैं इधर, ध्यान दीजिए। अब आप लोग अभी क्वेश्चन पूछे थे, फटाफट से गलत नहीं बताइए। बताइए कि कैलोरी जो है वो किसका मात्रक है? ट्रिक याद है ना? अब बताइए कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। वाट घंटा जो है, नहीं तो ऐसे सोच लीजिए कि घंटा पर कौन आदमी काम करेगा? जिसके पास ऊर्जा होगा। इसलिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? अगर कहीं पर किलोवाट घंटा रहे तो ठीक है, नहीं तो वाट घंटा भी ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि आइंस्टीन जो सिद्धांत दिया वह मतलब समीकरण कौन सा दिया था? E बराबर mc²। ठीक है, आगे चलिए। आगे लिखा है कि वातावरण का ओजोन स्तर। अब ओजोन बोलने से कुछ याद आया होगा आप लोगों को, कल ओजोन का सूत्र बताए थे। ओजोन का सूत्र क्या होता है?
ओजोन को क्या कहा जाता है? पराबैंगनी पृथ्वी का सुरक्षा कवच, कल बताए थे। ओजोन को क्या कहता है? पृथ्वी का। अगर ओजोन परत नहीं होगा तो पराबैंगनी किरण डायरेक्ट धरती पर आएगा और जिसके कारण से सब कुछ जल के राख हो जाएगा, हम लोग भी मर जाएंगे ना। देखिए तो वातावरण में ओजोन स्तर, वातावरण में ओजोन का स्तर, किसका स्तर? देखिए ओजोन का स्तर जो है अभी क्या हो रहा है, आपको कल बताए थे हम, क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। कल चर्चा किए थे, बैक के क्लास में चर्चा किए थे कि वो क्या हो रहा है? क्षय। क्षय मतलब क्या होता है? पतला हो रहा है पतला हो रहा, धीरे धीरे घिस रहा है। जी। तो धीरे धीरे घिसते घिसते क्या हो जाएगा, एक दिन छिद्र हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वही है कि वातावरण का जो ओजोन स्तर है वह अवशोषित करता है, मतलब वातावरण का जो ओजोन है, ओजोन स्तर वह क्या करता है? अवशोषित। अवशोषित मतलब होता है खींचना। क्या होता है? खींचना। अवशोषित मतलब खींचना। तो किसको खींचता है? पराबैंगनी किरण को अपने तरफ खींच लेता है, तभी तो आपके पास नहीं आने देता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओजोन परत जो है वो किसको खींचता है? पराबैंगनी किरण को खींचता है। तो यही चीज है यहाँ पर दिया हुआ कि वातावरण का ओजोन स्तर जो है अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरण का अंग्रेजी क्या होता है? अल्ट्रा वायोलेट रेज। बोलिए अल्ट्रा रेज। आप जो एक्सरे कराने के लिए जाते हैं उसका हिंदी क्या होता है? अल्ट्रासाउंड ना, मतलब इसका उसका हिंदी होता है एक्सरे। आप क्या बोलते हैं? एक्सरे। एक्स मतलब एक्स और रे मतलब किरण, यानी कि एक्स किरण। आप देखिएगा जब भी एक्सरे होता है तो आपको पहले लेटा देगा, है ना, और उस पर एक लाइट जलाएगा, ऐसे करके बटन क्लिक करेगा तो उसमें से लाइट जो निकलता है वही रहता है किरण रहता है। बात समझ रहे हैं? सीटी स्कैन जो होता है उसे में देखिएगा एक लाइट जलाता है और उसमें इतना ये रहता है पावर कि हड्डी का रस खींच लेता है वो। इसीलिए अगर 3 से 4 बार यदि वो सीटी स्कैन आपके किसी शरीर का हो तो आपके शरीर, आपको दर्द का बीमारी, हड्डी में ऐंठन, हड्डी में दर्द शुरू हो जाएगा आपको। इसलिए अधिक से अधिक सीटी स्कैन भी नहीं कराना चाहिए। तो बताएंगे आप लोग कि वातावरण में जो ओजोन परत है वो किसको अवशोषित करता है? ये चीज समझ में आ गया ना? जैसे मान के चलिए, देखिए अभी सूरज का किरण आता है इधर और उसको अवशोषित जो करता है, अगर वो डायरेक्ट आता तो हम लोग पूरे धूप से मर जाते, लेकिन उसको बीचे में है ओजोन परत। वो ओजोन परत जो है यह आपको बीच में है, वायुमंडल के किसी बीच में बीचले सतह पर है, जिसके कारण से उसको उधर से जहाँ ऊपर से रोशनी आया, देखिए ये मान के चलिए ओजोन परत है, उधर से रोशनी आया, यहाँ पर ओजोन परत है, वो अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण से उसका हल्का हल्का भाग जो है थोड़ा थोड़ा भाग धरती पर आता है, इसलिए हम लोग बचे हुए हैं, बाकी को खींच लेता है वही। नहीं समझ में आया? जी। तो बताइए कि ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन परत किसको खींचता है अपनी तरफ? अवशोषित किसको करता है? अवशोषित करना या खींचना बात वही बराबर है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्जॉर्ब। क्या कहता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब खींच लेता है, ठीक है। और उसी वजह से पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। किसको? पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है? चलिए अब चलते हैं आगे। लिखा है कि किस दर्पण को सूर्य प्रकाश को नाभिक बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। अब एक बात बताइए कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? अभिसारी, अवतल। सही बात है। अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह प्रकाश से आने वाली किरण को अभिसारित करता है। ये जो है आपको प्रकाश किरण को जो है ना अभिसारित करता है। अभिसारित का मतलब क्या हुआ वो समझ लीजिए। जैसे कि मान के चलिए हम बताते हैं, अब जरा यहाँ इस प्रश्न पर आप लोग ध्यान देंगे। देखिए सूरज है, मान के चलिए ये सूरज है और यहाँ से प्रकाश इस पर आया, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण है? अवतल है। अवतल दर्पण में ये प्रकाश आया, ये सब प्रकाश को लेकर के और एक केंद्र पर यहाँ पर जमा कर देता है। बात समझ में? क्या कर देता है? ऐसे सूरज की रोशनी को यहाँ पर जमा कर देता है। तो जमा करता है मतलब कि अभिसारित करता है। क्या करता है? अभिसारित करता है। तो इसलिए याद कर लीजिए कि अभिसारित जो दर्पण करेगा उसका नाम है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो इसलिए यहाँ पर 2 प्रश्न याद रखिएगा कि किस दर्पण को अभिसारित दर्पण कहा जाता है तो अवतल को, किस दर्पण को अपसारी कहा जाता है तो उत्तल को। अपसारी किसको कहा जाता है और अभिसारी किसको कहा गया है? ठीक है। अब बच्चा इसमें फंसेगा कि किसको अपसारी और किसको अभिसारी कहा जाता है। तो देखिए याद रखिए, बोलिए अवतल। तो देखिए हम बोलेंगे कि अच्छा ठीक है अब आप जाइए। क्या बोले हम? अब आप जाइए। तो ये बोले कि अभी जाएं हम। देखिए याद रखने का ट्रिक, फंसिएगा नहीं आप लोग। हम बोलेंगे कि अब जाइए, अब से अवतल। हम जैसे बोलेंगे अब जाइए तो बोलेंगे कि अभी जाए,
अब मतलब अभी कहने हैं जाने के लिए ना, तो इसलिए याद कर लीजिए कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और किसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब नहीं फंसिएगा। अगर क्वेश्चन को ऐसे ही पूछता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को, और किसको अभिसारी कहा जाता है। अब देखिए क्यों याद कर लीजिए, अब तो अभी, अब और अभी दोनों वर्ड बराबर है ना। अब तो अभी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब नहीं फंसने की बात है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहा जाता है, जरा देख लीजिए। ये लिखा है कि किस दर्पण को सूर्य प्रकाश को किस दर्पण को सूर्य प्रकाश को नाभिक बिंदु पर, देखिए एक बिंदु है, नाभिक बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण को, बात समझ में आ गया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। पवन वेग, पवन मतलब हवा, वायु। तो पवन वेग संबंधित है, किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से। किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से। इसको आप लोग याद कर लीजिए, 2-4 बार फटाफट से बोलिए कि पवन वेग दाब प्रवणता से संबंधित है। बोलिए 2-4 बार। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए लिखा है कि धातु जो है वह किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है। देखिए एक बात बताते हैं, कभी आप लोग क्या कीजिएगा, जब चूल्हा पर आप खाना बना रहे होंगे, एक लोहा का टुकड़ा लीजिएगा और उसको आग में जो है ना इस भाग को रखिएगा। कहने का मतलब, अगर मान के चलिए कोई लोहा का टुकड़ा है ना, एक सिरा को पकड़िएगा और एक सिरा को आप आग में डालिएगा। तो आप ये देखिएगा कि वो आप आग में जो रखे हैं वो आगे का भाग है और पीछे का जो सिरा पकड़े हैं वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वह चालन विधि के माध्यम से वह गर्म हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो वही लिखा हुआ है कि धातु किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है? चालन विधि। नहीं समझ में आए तो बस इतना याद रखिएगा कि धातु को हम, मान के चलिए ये धातु है, ये आपको धातु है, इसको जरा ध्यान दीजिए। मान के चलिए इस सिरा पर अगर हम लोग आग में इसको रखे हुए हैं और ये सिरा क्या होता है कि आपको गर्म हो जाता है, तो समझ लीजिए ना कि आग यहाँ से चल के वहाँ तक चला जाता है। कैसे जाता है? चल के जाता है, मतलब कि चालन विधि। चल के जाएगा मतलब चालन विधि। इसलिए याद कर लीजिए कि धातु जो है आपको किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है? चालन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? चालन विधि के द्वारा गर्म हो जाता है। बात समझ में आया? चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो बताइए आप लोग कि धातु में आपको जो धातु जो गर्म होता है उसका कारण क्या है? चालन विधि। ठीक है, इसका ट्रिक क्या बताए थे? मतलब चल के जाएगा ना, आगे चल के जाता है ना। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। मोस्ट विवाह क्वेश्चन है, देख लीजिए बढ़िया से। किस ताप पर मतलब किस टेम्परेचर पर जल का घनत्व, किसका घनत्व? जल का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। अधिकतम का मतलब सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है सो अधिकतम होता है। बताइए आप लोग कि अगर आपसे पूछे कि जल का घनत्व जो है, घनत्व का होता है डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न है, बोयल का नियम। किसका नियम है? बोयल का नियम। बोयल का नियम जो है वह लागू होता है। किसका नियम? बोयल का नियम। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, आप अंडा खाए हैं, आपको अंडा किस किस रूप में खाए हैं बताइए? उबाल के और फ्राई करके और कच्चे बना के, भुजिया बना के। तो कहने का मतलब आप जो उबाल के खाए हैं, उबालने को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? उबालने को बॉयल अंडा कहा जाता है। क्या कहता है? बॉयल अंडा कहा जाता है। बॉयल मतलब होता है उबालना, उबला हुआ अंडा। ठीक है ना? तो देखिए वही है कि आप जो अंडा को उबालते हैं तो अंडा को किस पर उबालते हैं? तापमान पर उबालते हैं ना। इसलिए याद कर लीजिए कि बॉयल का जो नियम है वो लागू होता है किस पर? तापमान पर। बॉयल मतलब उबालना, और उबालेंगे किस पर? तापमान पर उबालेंगे ना। इसलिए याद कर लीजिए कि बॉयल का नियम जो होता है लागू किस पर होता है? तापमान पर। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए कि धातु जो गर्म होता है किसके कारण? चालन के कारण। वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। बताइए अब आप लोग कि बर्फ को अगर हम 2 बर्फ को अगर खूब जोर से दबा कर रखेंगे, यानी कि दबाव बढ़ाएंगे, तो गलनांक में क्या बदलाव आएगा? घटेगा। गलनांक कम हो जाएगा और क्वथनांक बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। अब आगे चलिए, लिखा है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? मतलब मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक विकिरण का मतलब होता है, समझिए, किरण, रेज। ठीक है ना? तो गामा किरण, अभी चर्चा किए थे ना
किसका चर्चा किए थे? अभी चर्चा किए थे एक्सरे, ये सीटी स्कैन में। तो सीटी स्कैन में जो एक किरण होता है, वही किरण आपके हड्डी का रस खींच लेता है, तो खतरनाक साबित हुआ ना। उसी तरह से पूछता है कि कौन सा ऐसा किरण है जो आपको जो है सो मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो बताइए कौन सा ऐसा किरण जो हानिकारक है? ठीक, मनुष्य के लिए हानिकारक कौन सा है? अगर याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखिएगा कि देखिए, मनुष्य अगर कोई गांव में रहेगा, किस में रहेगा? गांव मतलब गांव में रहेगा, तो उसको कुछ लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा, हानि ही मिलेगा ना। क्योंकि गांव घर में क्या होता है? झगड़ा, झंझट, लड़ाई, इतना ही हुआ, पढ़ाई लिखाई का माहौल कम, इधर उधर में समय पास हो जाता है। तो बताइए कि हानिकारक क्या करेगा गांव की शहर? गांव करेगा, गांव करेगा। इसलिए गांव से आपको गामा किरण, बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि आप जो है सो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा? गामा किरण है सबसे हानिकारक विकिरण। देखिए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत, किसका सिद्धांत है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत जो दिया है वो आर्किमिडीज ने दिया। किसने दिया है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग, बोलिए। इसको रटना पड़ेगा, आप लोग रटिए। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया, रटिए। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि उत्प्लावक बल का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रंगीन टीवी जो होता है उसमें किन रंगों का मिश्रण होता है? तो पहले बताइए आप लोग कि रंग जो होता है, प्राथमिक रंग होम साइंस में पढ़े थे कि प्राथमिक रंग में क्या सब होता है? लाल, पीला, नीला। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि टीवी में जो आप रंगीन चित्र सब देखते रहते हैं, तो उसमें किन किन रंगों का मिश्रण होता है? कौन-कौन रंग नीला? तो उसमें आपको 3 रंग होता है, लाल, हरा और नीला। क्या क्या होता है? लाल, हरा, नीला। इसको आप लोग ऐसे बोलिए, ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा, भूल सकते हैं। इसको ऐसे बोलिए, नीला हरा, बोलिए। नीला, हरा। अब देखिए, जब आप टीवी भी देखिएगा तो टीवी पर सीरियल पर ध्यान रहेगा। जब सीरियल पर ध्यान रहेगा तो आपके अगल बगल में कोई सामान रहेगा। मान के चलिए कि कपड़ा धोने के लिए आप जा रहे थे, उसी टाइम में कोई अच्छा सीन आ गया, तो उस सीन को आप देखने लगिएगा और बगल में नील को रख दीजिएगा। किसको? नील को। नील समझते हैं ना? क्या होता है नील? कपड़ा में डालने वाला होता है। तो नील को आप रख दीजिएगा। तो नील को मान के चलिए कहीं पर आप साइड में रख दिए और आप क्या देखने लगे? टीवी देखने लगे। तो टीवी देखने के लिए बैठ गए, अब धोखाधड़ी में इधर उधर किए कि वो हरा जाएगा, नील हरा जाएगा। तो इसलिए याद कर लीजिए, नीला हरा, नीला हरा। तो बताइए नील कब हरा जाएगा? जब टीवी देखेंगे। इसलिए याद कर लीजिए कि रंगीन टीवी में जो होता है मिश्रण, वो क्या क्या चीज का होता है? नीला और हरा का। तो देखिए, नी से हो गया नीला, और नीला में ला लगा हुआ था, ला से लाल और हरा से हरा। तो बताइए रंगीन टीवी में किन किन रंगों का मिश्रण होता है? नीला, हरा, लाल। ठीक, क्या बोले? नीला हरा। कितना अच्छा से ठीक बता दिए, फंस रहे। नीला हरा, टीवी देखें तो नील गिर पड़ेगा ना, हरा जाएगा ना। नीला हरा, बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो नी से नीला, ला से लाल, हरा से हरा। ठीक है, नीला हरा, ऐसे बोले नीला हरा, बात समझ में आ रहा है? यानी कि नील हरा जाएगा। क्लियर है? नील कब हराएगा? जब टीवी देखेंगे। इसलिए रंगीन टीवी में किन किन रंगों का मिश्रण होगा? नीला, लाल, हरा। ठीक, पसंद कीजिए ना। देखिए, नीला हरा, तो नी से नीला, ला से लाल, हा से हरा। ठीक, हरा से हरा बोलबे करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि जब कोई बुलबुला किसी झील की तलहटी से अलग तक जाता है तो इसके आकार में आपको क्या होता है? बढ़ जाता है। जरा क्वेश्चन का समझिए। कहता है कि जब कोई बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक जाती है, जब कोई बुलबुला झील की तलहटी से सतह तक जाती है तो उस बुलबुले के आकार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। तो बुलबुला बढ़ जाता है। बुलबुला क्या होता है? बढ़ जाता है। तो बताइए, आप एक क्वेश्चन बताइए कि ये जो बुलबुला जो होता है, जब बारिश होती रहती है, बुलबुला जो निकलता है वह किस लेंस की भांति काम करता है? ठीक है ना? तो यहाँ लिखा है आपको कि जब कोई बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक जाती है, देखो झील की तलहटी का मतलब क्या हुआ? झील तो समझते होंगे ना, झील मतलब तालाब समझ लीजिए। वैसे झील अलग होता है, ठीक है, झील मतलब तालाब समझ लीजिए। तालाब के सतह पर जो बुलबुला होता है, तालाब है ना, मान के चलिए उसके पानी के सतह पर जो बुलबुला होता है, वो बुलबुला जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे वो बुलबुला का आकार क्या होता है? बढ़ता है। कॉन्सेप्ट समझे अब? वही बात बता रहा है कि जब कोई बुलबुला किसी झील के तलहटी से सतह तक जाता है, सतह मतलब
नीचे तक जाती है, सतह मतलब नीचे तक जब जाती है तो उसका आकार क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। अब बताइए क्वेश्चन कि कौन सा किरण है जो मानव के लिए हानिकारक है? गामा किरण। गामा किरण। कौन सा किरण है? गामा किरण। आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। गामा किरण जो होते हैं वो शून्य द्रव्यमान वाली और आवेश रहित होते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको याद रख लीजिए कि गामा किरण जो होते हैं ना उसमें द्रव्यमान जो होता है वो शून्य होता है। शून्य का मतलब जीरो। कुछ नहीं, शून्य मतलब कुछ नहीं, यानी कि गामा किरण में द्रव्यमान नहीं होता है। द्रव्यमान मतलब समझिए भार, क्या होता है, भार। तो गामा किरण में भार नहीं होता, यानी कि द्रव्यमान नहीं होता है। इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि इसमें कोई आवेश भी नहीं होता है, आवेश रहित। जैसे मान के चलिए हम बोलेंगे कि आपका जो ये बुक है वो धूल रहित है, तो धूल रहित का मतलब नहीं, यही तो उल्टा समझना है आप लोगों को। जब रहे कहीं पर धूल रहित मत समझिए कि वहाँ पर धूल नहीं है, इसका उल्टा संबंध है। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? हम बोलेंगे ताप रहित, ताप नहीं है। बात समझ में आ गया? तो बताइए गामा किरण की दो विशेषता बताइए। पहला कि द्रव्यमान नहीं रहता है और उस पर आवेश भी नहीं रहता। क्या क्या नहीं रहता है? द्रव्यमान और आवेश नहीं रहता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक किरण गामा किरण। अब चलिए विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं वो किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का होता है। बात समझ में आ रहा है? तो याद ही होगा आपको, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं कि ध्वनि तरंग जो है, कौन सा तरंग है? ध्वनि तरंग प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है किसके कारण? तो परावर्तन के कारण, ठीक है। अब एक बात बताते हैं आपको, हम बैक की क्लास में बताए थे कि इस रूम में अगर आप बोलते हैं तो लगता है कि आपके आवाज़ को वापस कर रहा है, 2-3 बार बोल रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका आवाज़ टकराने का परिवर्तित होता है, मतलब परावर्तन होता है, पुनः लौटता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपको पुनः लौटता है। वही बात बता रहा है कि ध्वनि तरंग मतलब, ध्वनि मतलब आवाज़। आवाज़ जो है जब प्रतिध्वनि होती है, प्रतिध्वनि मतलब जैसे हम कुछ बोलते हैं और आप उसका उत्तर दिए तो वही हो गया कि आप प्रति उत्तर दिए हमको, यानी कि ध्वनि आवाज़ करे या फिर उसमें से फिर ध्वनि निकले तो प्रतिध्वनि। नहीं समझ में आया? वापस आ जाए, लौट जाए। हाँ, वापस जो है उसको हम लोग प्रतिध्वनि कहेंगे, ठीक है। तो ध्वनि तरंगे जो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है मतलब वापस जो आता है किसके कारण से? परावर्तन के कारण। परावर्तन का मतलब समझ लीजिए वापस जो लौटता है ना किसके कारण से? परावर्तन। तो बताइए कि परावर्तन के कितने नियम है? 2। क्या क्या नियम है? आपतित के परावर्तित के आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका नियम था। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग कि जब 2 किलोग्राम द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया गया, ठीक है, जब 2 किलोग्राम न्यूटन पर 5 न्यूटन बल लगाया गया तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। ये प्रश्न सेम टू सेम नहीं पूछता है एग्जाम में। अब आगे लिखा है कि लोह का छड़ जो है, मतलब लोहे का छड़ जानते हैं ना क्या होता है? छड़ का अंग्रेजी क्या होता है? रॉड, जो घर में जो रॉड लगता है, छड़, हाँ, पिलर सब में। तो लोहे का छड़ का चुंबकन जो है कौन सा परिवर्तन है बताइए? तो एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे का जो छड़ है वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लोहे का छड़ का जो चुंबकन है वह आपको कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो इसको भी याद रखिएगा कि लोहे का जो छड़ है वो कौन सा परिवर्तन है? अगर नहीं याद रहेगा तो बस इतना ही याद रखिए कि लोहे के छड़ से आप किसको मारिएगा? तो भूत को मारिएगा, इसलिए भूत से हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। यानी कि लोहे का जो छड़ है वो कैसा परिवर्तन है? लोहे के छड़ का चुंबकन। अगर क्वेश्चन पूछेगा लोहे के छड़ का चुंबकन है क्या है? तो एक भौतिक परिवर्तन है। बात समझ में आ गया? अब अगला प्रश्न है कि जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितना से कितना बोले? 0 से 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा बताइए? घटेगा फिर बढ़ेगा। देखिए प्रश्न को जरा समझिए। जब कोई जल है अगर 0 डिग्री से हम लोग गर्म करना उसको शुरू किए तो पहले उसका आयतन जो है सो घटेगा। पहले उसका आयतन क्या होगा? घटेगा। फिर उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जैसे कि बताते हैं आप लोगों को, ऐसा इसको याद रखने के लिए सोच लीजिए। जब आप जल को गर्म करते हैं तो देखिएगा कि पानी के ये जो बर्तन के किनारा पर ना ये बिंदु मतलब छेद लगे होने बुलबुला सा बनने लगता है ना, बिंदु। तो समझ लीजिए कि वो जो बुलबुला बनने लगता है तो उस समय पानी क्या होता है कि उसका आयतन घटता है। अब फिर थोड़ा देर जब जो गर्म होता है तो पानी क्या होता है? बढ़ जाता है, भाप निकलता है। तो भाप निकलता है तो मतलब समझ लीजिए कि उसका आयतन बढ़ जाता है। तो इसलिए याद कर लीजिए कि जब जो 0 डिग्री पर होगा और जब उसको 100 डिग्री पर गर्म करेंगे
तो पहले घटेगा बढ़ेगा। बाद में बढ़ेगा। बढ़ने का ट्रिक तो बताइए दिए कि भाप निकालने लगेगा, मतलब वृद्धि होने लगा, बढ़ने लगेगा ना। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया ट्रिक? क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? आगे है क्वेश्चन कि मोटर वाहनों में पश्च दर्पण, पश्च मतलब होता है पीछे देखने के लिए, मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ये भी प्रश्न आपको याद ही होगा, ठीक है। तो मोटर वाहनों में पश्च दर्पण का मतलब होता है पीछे देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण का। अगर आपसे पूछ दे कि मोटर वाहन में आपको हेडलाइट के रूप में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? हेडलाइट में अगर बोले तो अवतल दर्पण का, ठीक है। और अगर आपको पीछे देखने के लिए या पश्च दर्पण के रूप में अगर पूछे किस दर्पण का यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण का। बात समझ में आ गया? अब देखिए, अगर नहीं याद है तो ऐसे समझिए, कभी गाड़ी में लगे हुए आईना को आप देखे हैं? उसमें जब आप मुंह देखते हैं तो आपका मुंह बड़ा लगता है आपसे कि छोटा लगता है? छोटा लगा। आईना में मुंह देखने के बाद जब गाड़ी के आईना में मुंह देखते हैं तो आपका मुंह कैसा लगता है? छोटा। तो छोटा किस में बनता है? आपके आंख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो कभी भी आपकी आंख में छोटा ना बनता है। उसी तरह से याद रख लीजिए कि जिसमें छोटा बनेगा वो उत्तल होगा, यानी कि पीछे देखने वाला जो होता है, जो आईना लगा रहता है साइड में, वो आपको उत्तल रहता है। तभी तो बड़ा बड़ा ट्रक, बड़ा बड़ा गाड़ी सब दिख जाता है। बात समझ में कि नहीं आया कि नहीं आया? और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, जो आगे में बल्ब जो लगा रहता है, उसमें कौन सा दर्पण? दर्पण। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? उससे भी नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा कि उत्तल 3 वर्ड का है, मतलब 3 लेटर का है, अवतल 4 लेटर का है। तो इसमें हेड कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? अवतल बड़ा हुआ, इसलिए हेडलाइट में अवतल दर्पण और पीछे देखने में उत्तल। अब समझ में आ गया ना? चलिए, तो क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। आगे लिखा है कि 5 ग्राम, ये आपको इसको नहीं करना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है कि रेल के पटरियों के नीचे, किसके नीचे? रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे, है ना? रेल के पटरियों के नीचे क्या लगा रहता है? चौड़े लकड़ी के पट्टे होते हैं। बताइए क्यों लगाए जाते हैं? तो गाड़ी के द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए, है ना। ट्रेन जो चलती है, कभी आप देखे गए हैं वहाँ पर, पटरी के नीचे लगी हुई रहती है, चौड़ी चौड़ी पट्टी रहती है लकड़ी की। क्यों? तो गाड़ी के द्वारा जो दबाव उत्पन्न होता है उसको कम करने के लिए, गाड़ी के द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गाड़ी के दबाव को कम करने के लिए, ठीक है। तो बताने की ज़्यादा बात नहीं है। चेन्नई में, कहाँ पर? चेन्नई में पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ठीक है। तो नैनीताल में वह कितना डिग्री पर उबलेगा? देखिए, चेन्नई में उबलता है 100 डिग्री पर, तो नैनीताल में वह उबलेगा कितना पर? 100 डिग्री सेल्सियस कम। अब बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन ये प्रश्न पूछेगा नहीं, ये प्रश्न कॉन्सेप्ट वाला है, थोड़ा घुमाया है, इसको सोचिए। चेन्नई जो है सो और नैनीताल जो है, नैनीताल मतलब कि उत्तराखंड। नैनीताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का जो जगह है वो पहाड़ी इलाका है। कितना इलाका है? पहाड़ी इलाका है। और ये जो चेन्नई का जगह है वो उससे नीचे है। तो देखिए, अगर आप पहाड़ पर खाना बनाने के लिए जाइएगा ना, तो 100 डिग्री पर पानी नहीं उबलता है, 100 से कम में पर पानी उबलने लगता है। और अभी आप खाना बनाइएगा, अभी हम लोग जिस जगह पर हैं वहाँ पर कितना डिग्री पर खाना, मतलब 100 डिग्री पर। लेकिन यदि आप पहाड़ पर जाइएगा तो पहाड़ पर आपको 100 डिग्री से कम पर ही खाना उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर वायु का दबाव क्या होता है? कम मतलब ज्यादा होता है। वायु का दबाव जो होता है ना, वो आपको कम जाता है। ऊपर वायु थोड़ी ना मिलता है। बात समझ आएगा? और इसलिए क्वथनांक जो है ना, क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। उसी कारण से खाना जल्दी पक जाता है। कहाँ पर? पहाड़ पर। तो वही बात लिखा है कि चेन्नई में पानी 100 डिग्री पर उबलता है, लेकिन नैनीताल में जो उबलता है वो 100 डिग्री से कम पर ही उबल जाएगा, क्योंकि नैनीताल कहाँ पर है? अभी जस्ट बोले उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही ना ये घटना हुआ था, जो बादल फट गया था, तो पहाड़ी इलाका ना था। बात समझ में आ रहा है? अब आगे चलिए, लिखा है कि मोह मापनी का उपयोग किसके नापने के लिए क्या आता है? मोह मापनी का उपयोग किसे मापने के लिए क्या आता है? कठोरता। देखिए, मोह मतलब माया, और माया किस पर आ जाएगा? जब कोई किसी को कठोरता से कोई दंड देगा तो आपको माया आ जाएगा। इसलिए याद कर लीजिए कि मोह मापनी का उपयोग किसके लिए क्या आता है? एक ही बात याद रखिए कि मोह मापनी का उपयोग किसके लिए क्या आता है? कठोरता को मापने के लिए। मोह किस पर आ जाएगा? जब किसी को कठोरता से दंड देगा। अरे आपके बगल में कोई बच्चा को कोई टीचर पीटेगा तो आपको मोह माया आ जाएगा ना उस पर। चलो बस ये इतना ही याद रखिए कि मोह मापनी का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? कठोरता को मापने के लिए। किसे मापने के लिए? क्वेश्चन के साथ बोलिए।
मोह मापनी का उपयोग कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। फिर से बोलिए, हम आप गलत बोले। मोह मापनी का उपयोग कठोरता को मापने के लिए क्या आता है? मोह मापनी का उपयोग कठोरता को मापने कठोरता के को लिए किया जाता है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन लाइन में, किसमें? टेलीफोन लाइन में टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा जो है, टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। मतलब टेलीफोन का जो तार होता था पहले, जो अधिकतर देखा जाता था, अब अभी भी है अपने एरिया में, अब नहीं है। टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित होती थी ऊर्जा वो कौन सी ऊर्जा होती थी? देखिए वैसे भी जैसे लाइन लगा हुआ है तो लाइन में तो विद्युत रहबे करेगा ना, करंट रहबे करेगा ना, इसलिए टेलीफोन लाइन में कौन सा ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। ठीक है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाए, इससे पहले पढ़े थे कि आवर्तकाल को दोगुनी कर दिया गया था तो उसकी लंबाई चौगुनी हो गई थी। यहाँ पर उसका उल्टा है, कहता है कि जब लंबाई को चौगुनी कर दिया जाए, देखिए उल्टा है, जब लंबाई को चौगुनी कर दीजिएगा तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? दोगुना ना हो जाएगा, क्योंकि उस समय आवर्तकाल को दोगुना किया था तो चौराई तो लंबाई चौगुना हो गया था। अभी कहते हैं कि यदि लंबाई को चौगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? दोगुना। मतलब क्वेश्चन को ठीक उल्टाया कि नहीं उल्टाया? अगर उस क्वेश्चन को वहाँ पर नहीं समझे होते तो यहाँ पे लगता है आपको क्या कि वो क्वेश्चन अलग था और ये क्वेश्चन अलग। इसलिए जो क्वेश्चन आता है पहले उसको समझते चलिए, ताकि आपको समय तो ज़्यादा जरूर लगेगा लेकिन अगला वाला पार्ट जो होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बताइए कि यदि लोलक की घड़ी की लंबाई को चौगुनी कर देंगे तो आवर्तकाल में क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। और यदि आवर्तकाल को दोगुनी करेंगे तो लंबाई में क्या लंबाई होगा? 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो बताइए कि हवा के चाल को मापने वाले यंत्र को क्या कहता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर कहते हैं। अब बताइए कि कैलोरी जो है वो किसका मात्रक है? उष्मा का। उष्मा का मात्रक है। बताइए कि रंगीन टीवी में किन किन रंगों का मिश्रण होता है? नीला, लाल, हरा। बहुत अच्छा। अब बताइए कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? लॉ ऑफ फ्लोटिंग आर्किमिडीज ने दिया है। अब बताइए कि बोयल नियम जो लागू होता है किस पर लागू होता है? नियत तापमान पर। किस पर? चलिए, मोह मापनी का उपयोग किसके लिए क्या आता है? कठोरता को मापने के लिए। बताइए कि टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा है वो बहुत अच्छा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे जिसके लिए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।